नमस्कार दोस्तों। आप सभी का जोश IAS PCS यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग अभी यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एओ 2017 का जो पेपर हुआ था उसके एनालिसिस सीरीज में हैं। आप इस पेपर एनालिसिस को देखने से पहले जो पूर्व में कराया गया एनालिसिस है 2017 का 65 तक किया गया जीएस पार्ट है, तो आप उसे सबसे पहले देख लें। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। साथ ही इससे पहले हम 2021 का जो यूपीएससी ईपीएफओ ईओएओ 2021 में जो पेपर आया था उसका भी मैंने विस्तृत एनालिसिस जीएस पार्ट किया है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश छोड़ करके मैथमेटिक्स और इंग्लिश का भी हम जस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट भाग अगले बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 65 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब 65 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 66 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो 66 मैथमेटिक्स बाद में करेंगे। हम लोग 67 पर आते हैं। 67 में कहता है कि रीनी प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न को करने से पहले मैं एक सलाह देना चाहता हूं। जो मेरा व्यक्तिगत यूपीएससी के जो अनुभव है एग्जाम को लेकर के, उसमें मैंने क्या देखा है कि यदि आप एग्जाम से मान लीजिए कि अभी आपके 2 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 2 जुलाई को एग्जाम होने वाला है ईपीएफओ का, और एक ही दिन दोनों पेपर होने वाला है ईओ एओ और एपीएफसी का। तो यदि एग्जाम से पहले यदि प्रीवियस ईयर पेपर पर यदि विस्तृत एनालिसिस करके आप जाते हैं तो इसका डायरेक्टली लाभ मिलता है। जैसा कि आप इस बार भी देखिए यूपीएससी 2023 में प्रीलिम्स हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं जो पूर्व के परीक्षाओं में पूछी गई क्वेश्चन है यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में, उसका डायरेक्टली कनेक्शन देखा गया है। तो इसीलिए अब जो भी मैं करवा रहा हूँ यूपीएससी ईपीएफओ का जो मेरा एनालिसिस सीरीज है उसको जरूर देखें, जरूर लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि मैं अपने नॉलेज बेसिस पर हर ऑप्शन पे मैं बात करता हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 67 क्वेश्चन में कहता है ऋणी प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा है, किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आय व्यय। जो ऋणी, जो कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो इनकम एक्सपेंडिचर के लेखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत शक्ति की लागत विभिन्न विभागों में किसके अनुसार प्रभाजित की जानी चाहिए। तो ये इसका होता है कि आप जानते हैं कि विद्युत शक्ति का जो है, खासकर हम लोग एसआई जो मात्रा की बात करते हैं तो हॉर्स पावर में लेते हैं हम लोग। तो इसीलिए क्या है, इसका हॉर्स पावर यंत्र घंटों के से गुणक होता है। तो ठीक है, इसमें हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कंपनी अधिनियम, नेक्स्ट 69 क्वेश्चन देखिए। कंपनी अधिनियम 2013 कि किस अनुसूची के अंतर्गत वित्तीय विवरण, यहां ध्यान दीजिएगा कि वित्तीय विवरण की बात हो रही है और यहां एक्ट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो रिसेंटली अगर लेबर कोड बिल, जो फोर्थ लेबर कोड बिल है, लेबर कोड बिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसका जो भी जो एप्लीकेशंस दिया हुआ है, जो भी इसमें विशेषताएं लिखी हुई है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका वित्तीय विवरण दिया हुआ है 69 का। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? अनुसूची 3 होगा। का फाइनल आंसर इसमें होगा। ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। इसी ठीक क्वेश्चन का इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इंग्लिश में देख लेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साझेदारी करार में कोई प्रावधान न होने की स्थिति में साझेदारों द्वारा लाभ और हानियां बांटी जाती है। तो लाभ और हानि कब बांटा जाएगा? यदि मान लिया जाए कि अगर कोई दो बिजनेसमैन हैं, अगर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें, तो बराबर बराबर करके बांटने की रूल होती है। इसमें क्या है कि जिसका जैसा शेयर रहता है उसमें बराबर बराबर करके हम लोग लाभ और हानि को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जो निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति किसके उदाहरण है? ये तीनों फिर से देखिए, निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति किसके उदाहरण है? तो इसका उदाहरण होता है कि मैनेजमेंट कामगारों की भागीदारी से संबंधित इन तीनों समिति का संबंध है, यानी प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी से इसका संबंध है। इसका आंसर ए होगा। अब देखिए आईएलओ से भी क्वेश्चन आता है, तो आईएलओ का जो भी घोषणा है उसको देख के जाना चाहिए।
कि इसमें दिया हुआ क्वेश्चन है कि फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आईएलओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का भाग, देखिए नोटिस कर, मैं कल भी बोल रहा था कि नहीं लगा हो तो इसको ध्यान देने की जरूरत होती है यूपीएससी क्वेश्चन में, कि नहीं, और यूपीएससी की खासियत रही है कि नहीं देकर फंसाता है विद्यार्थी को। कहता है कि नहीं, 72 में क्या दिया है कि फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार आईएलओ के लक्ष्य उद्देश्य में कौन शामिल नहीं है। अब देखिए ये पढ़ते हैं कि श्रमिक एक वस्तु नहीं है, बिल्कुल सही है, ये बोलता है कि नहीं है। फिर कहता है क्या कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता सतत विकास हेतु अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। किसी भी स्थान पर गरीबी हर एक स्थान पर संपन्नता के लिए खतरा है। मुझे ये विकल्प देख करके एक बात मुझे याद आ गई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यूपीएससी मेंस में एसए में क्वेश्चन आया था, ठीक है, और जिस समय मेंस दे रहा था उस समय ये एक एसए में था लिखा हुआ कि किसी भी स्थान पर गरीबी हर जगह के लिए संपन्नता के लिए खतरा है। तो देखिए किस तरीके से किसी भी यूपीएससी के द्वारा किसी भी क्वेश्चन का कोई ऑप्शन कैसे किस तरीके से दूसरे एग्जाम में उसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग इस पर देख लिए, तो ये भी सही है। अब नेक्स्ट कहता है डी कि गरीबी के खिलाफ जंग के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र के अंदर इससे निरंतर उत्साह से लड़ा जाए, जो पूरी तरह से, यहाँ देखिए एक्सट्रीम वर्ड है, पूरी तरह से सरकार का दायित्व है, गलत है। इसीलिए इसका आंसर नहीं की बात कर रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रॉबर्ट हॉक्सी द्वारा चिन्हित संघवाद के 5 कार्य मूलक प्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवाद है, ठीक है। 5 कार्य मूलक है इसका रॉबर्ट हॉक्सी साहब का, तो इसका जो हो जाएगा विकासवादी संघवाद, इसका एक अपवाद है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका एक क्या है, अपवाद है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें किसी औद्योगिक विवाद में शामिल कामगारों एवं नियोक्ता के प्रतिनिधियों को एक तीसरे व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह के समक्ष एक साथ लाया जाता है और उसकी अध्यक्ष मध्यस्थता के द्वारा ये परस्पर संतोषजनक सहमति पर। अब देखिए यहाँ पर मैं पूरी प्रश्न को छोड़ भी दूं तो 2 पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखें, औद्योगिक विवाद यहाँ है कामगार, नियोक्ता और मध्यस्थता। यदि सभी 4 पॉइंट्स को आप कलेक्ट करेंगे तो आपको इसमें आएगा चीज कि जो कंसिलेशन ऑफिसर होता है, अपॉइंटमेंट जो किया जाता है, इसका क्या करता है, मध्यस्थता संतोषजनक समिति पर, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तुला कंसिलेशन ऑफिसर इसको बोलते हैं, सी होगा आंसर। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन मेरा कहता है कि औद्योगिक नियोजन एक्ट की बात हो रही है, औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत स्थापित किसी अस्थायी आदेश के अनुप्रयोग या निर्वचन से संबंधित प्रश्नों को विचारार्थ किसे भेजा जा सकता है। तो 75 नंबर का देखिए किसे भेजा जाना चाहिए, तो लेबर कोर्ट को भेजा जाता है, श्रम न्यायालय को भेजा जाता है। इसका इसी आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल को भी नहीं भेजा जाएगा और या किसी अथॉरिटी को, आयुक्त को भी नहीं, और औद्योगिक नियोजन न्यायालय को भी नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऐसे संघ को क्या कहा जाता है जिसकी सदस्यता में बहुत से उदारों, रोजगार, शिल्पकारी में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है। इसका आंसर क्या होता है, शिल्प। यहाँ देखिए शिल्पकारी बात हो रही है, और शिल्पकारी में जो होता है वो रोजगार के काम के लिए ही करता है, इसका क्या होगा, शिल्प संघ होगा, ठीक है, इसका आंसर शिल्प संघ होगा। 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि औद्योगिक संबंधों, इंडस्ट्रियल रिलेशन का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य इस परिकल्पना पर आधारित है कि दोनों ही दल आर्थिक मजदूरी और लाभ और साथ ही साथ राजनीतिक नियंत्रण शक्ति के लिए प्रयास करते हैं और उनके पास अवसर होता है। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप लोग पहले आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, बहुलवादी परिप्रेक्ष्य होगा। और साथ ही दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जो भी आंसर आपको करवा रहा हूं ये यूपीएससी द्वारा वेरीफाइड आंसर है,
यानी यूपीएससी द्वारा दी गई आंसर है, तो इसमें से कहीं से कोई गलत होने की संभावना नहीं है। साथ ही आप यदि चाहते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल से, जो IAS PCS के टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इन सभी चीज़ों का कंटेंट वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए आप में जोश IAS PCS का टेलीग्राम चैनल भी और फेसबुक चैनल भी, आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर दिया हुआ है कि उद्योगों के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में कामगारों की सहभागिता का उपबंध किसके अंतर्गत आता है? ये तो आर्टिकल्स है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें आता है कि पॉलिटी में जब आप डीपीएसपी करेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 43A में जो है उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता की बात की गई है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। हम लोग 79 पे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मजदूर संघ सुरक्षा मापदंड नहीं है? फिर नहीं आ गया, तो इसमें कौन सा समय, ये क्या है? संघ पाबंद प्रतिष्ठान प्रणाली है, हित शुल्क प्रतिष्ठान प्रणाली है, संघ समर्थित प्रतिष्ठान प्रणाली है, संघ मुक्त, यहाँ संघ मुक्त की बात हो रही है, संघ मुक्त प्रतिष्ठान प्रणाली इसका नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। अब हम लोग 80 पे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय स्तर पर कार्य करने वाला सांविधिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? अब देखिए, केंद्रीय स्तर पे बात कर रहा है ना, पहले तो देख लेते कौन कौन सा, कौन नहीं है। केंद्रीय क्रियान्वयन मूल्यांकन समिति नहीं है, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड नहीं है, अस्थायी श्रमिक समिति नहीं है। हाँ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जो जानते हैं आप, कर्मचारी बीमा निगम, राज्य बीमा निगम जो है ये होता है सांविधिक तंत्र के अंतर्गत आता है, केंद्रीय स्तर पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रमिक की नागरिक संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित होती है? तो श्रमिक की नागरिक संकल्पना की बात कर रहे थे। नागरिक संकल्पना क्या होता है कि श्रमिक को यह अधिकार है कि जिन निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत उसे काम करना है उसके संबंध के बारे में उससे परामर्श किया जाए। जैसे एग्जाम्पल में, यदि कोई नियोक्ता है अपने श्रमिक को रखता है काम पर, तो जो भी रूल रेगुलेशंस है उसके बारे में उसके समझा दिया जाए कि हम कितने सैलरी वेजेस देंगे आपको, कितना मेरा डेज वेजेज होगा, क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशंस होगा। इसीलिए नागरिक संकल्पना के अंतर्गत, सिटीजन संकल्पना में क्या आएगा? सी आएगा आंसर। अब नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, अब तो इसको क्या कर दिया है, कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड बिल बना दिया गया, इसीलिए वो जरूरी है। फिर कहते, लेकिन इसमें देखते हैं कि ये अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो नियुक्त करने के लिए जानते हैं कि बोर्ड के निर्दलीय सदस्यों में से कोई एक होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एक होगा, क्योंकि प्रतिनिधि में से कोई एक, नियुक्ति का प्रतिनिधि कोई नहीं होगा, इसका कर्मचारी कोई नहीं हो सकता है, और मनोनीत कोई केंद्र सरकार द्वारा पदाधिकारी भी नहीं होगा, इसलिए बोर्ड द्वारा जो निर्दलीय सदस्य होते हैं वो होते हैं। चलिए 83 क्वेश्चन नंबर आते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची, देखिए पॉलिटी से 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आने वाला बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा इसमें है? खदान के श्रमिक और सुरक्षा का विनियमन, ये नहीं आता राज्य सूची के विषय। ये नमक उत्पादन आपूर्ति वितरण, ये भी नहीं आता है। सामाजिक सुरक्षा बीमा, ये भी नहीं आता है। क्या आता है? अपंग, जो डिजेबल्ड होते हैं, या अनियोज्य सहायता, ये आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया मेरा? 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है यह पूर्व धारणा की मनुष्य स्वार्थी और स्वकेंद्रित है, और यहां तक कि वह दूसरों की कीमत पर भी हमेशा अपने स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करता है। श्रमिक कल्याण के किस सिद्धांत की व्याख्या करती है? तो ये सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले में, सोशल सिक्योरिटी लेबर कोड से रिलेटेड है। तो इसका हो जाएगा क्या है आपको?
एटी पुलिस सिद्धांत से संबंधित है। क्या है? पुलिस सिद्धांत से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉक्टर एक्रोड के सूत्र किसके निर्धारण में से संबंध रखता है? तो ये निर्धारण की बात करता है, ये न्यूनतम मजदूरी का, मिनिमम वेजेस का, न्यूनतम मजदूरी का करता है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन लंबा है, पढ़िए। ये कहता है कि समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक राज्य के संसाधनों और संगठन के अनुसार राष्ट्रीय प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास और अपनी मान मर्यादा के लिए अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का वह हकदार है। सामाजिक सुरक्षा के महत्व को बल देने वाला यह कथन निम्नलिखित में से किसमें अभिव्यक्त किया गया है? ठीक है, ये किसमें अभिव्यक्त किया गया है? तो ये हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर किसी भी लेबर से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, अगर संस्कृति की बात कर रहा है तो ये मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा के अंतर्गत बात आती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ये फिलाडेल्फिया जान देखिए, अब इसी पेपर में हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं कि आईएलओ का फिलाडेल्फिया घोषणा क्या है, क्वेश्चन के रूप में था और यहाँ पर इसको ऑप्शन के रूप में दे दिया गया। तो ये अपने में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी यूपी, खासकर तौर पे यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को यदि 12 बार अगर किसी अनुभवी लोगों के साथ अगर देखकर डिस्कशन करते हैं, इससे बहुत इसका लाभ मिलने वाला है। इसीलिए इसका ये नहीं होगा। श्रम आयोग की रिपोर्ट भी नहीं है और संविधान की डीपीएसपी में अगर कहीं कोई बात रहती है ऐसी तो हम लोग जरूर पढ़े होते। इसीलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मानव अधिकार की बात कर रहे, ठीक है, इसका आंसर ए होगा। 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गैर नकदी लाभ के रूप में चिकित्सा लाभ भारत में पहली बार किसके अंतर्गत प्रदान किया गया? तो ये है किसके अंतर्गत? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिया गया था चिकित्सा लाभ। जो मेडिकल जो फैसिलिटी की बात आती है इसी के अंतर्गत आता है। चलिए 87 पहली बार की बात हो रही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विलियम बेब्रिज द्वारा दी गई उनकी व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत अभिज्ञान किए गए आकस्मिक व्यय का सही समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आकस्मिक व्यय से संबंधित क्या आकस्मिक घटना सोच के देखिए क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर प्रश्न हम अगर बनाते रहते एग्जामिनेशन हॉल के अंतर्गत, तो जो इमरजेंसी एक्सपेंडिचर में अंदर क्या आता है आपके परिवार में या हमारे परिवार में, जो इमरजेंसी के लिए क्या होता है? एक अभाव होता है, कोई डिजीज हो गया, अभिज्ञानता हो गया, गंदगी है, निष्क्रियता है। तो इसी के अंतर्गत क्या हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर को, आकस्मिक व्यय को हम लोग रखते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, फर्स्ट टाइम में ही। नेक्स्ट देखिए, ये कितना बार रिपीट क्वेश्चन हुआ योजना से संबंधित। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना हम लोगों ने देखा था 2021 में भी पूछा गया और अटल पेंशन योजना 2017 में भी पूछा गया है ईओएओ के प्रश्न में। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें कहता है कौन सा सही नहीं है। हम लोग पहले नहीं पर बात, कौन सही है इसमें वो देख लेते हैं पहले। इसमें दिया है कि इसके अभिदाताओं को 1000 से लेकर के 5000 प्रति माह की न्यूनतम मासिक पेंशन गारंटी की है। बिल्कुल सही है। न्यूनतम पेंशन का लाभ भारत सरकार द्वारा गारंटी होती है। बिल्कुल सही है। भारत सरकार अभिदाता को के अंशदान का 50% अथवा 1000 प्रति वर्ष जो भी कम हो अंशदान करेगी। बिल्कुल सही है। यह कहता है यह 40 वर्ष से अधिक है। सॉरी भाई, ये 40 वर्ष से अधिक नहीं है, 40 वर्ष तक है। 40 वर्ष तक है, यानी इसका मैं बता दूं एक और, तो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की एलिजिबिलिटी होती है इसमें। इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि दुर्घटना और अशक्तता हेतु 2 लाख रुपए तक के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक बीमा किस्त की राशि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको याद होगा जब जनधन योजना आया था, जनधन अकाउंट, जनधन
योजना। और इसके तहत जब अकाउंट खोलने की बात आई थी, तो जब अकाउंट खोला जा रहा था तो उसमें एक था कि 12 रुपये खर्च करने के बाद जो है, आपके अकाउंट से 12 रुपये जब करते हैं तो आपको इसका सुरक्षा, ये दुर्घटना और असुरक्षितता संबंधित 2 लाख रुपए तक का भी दिया जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। हम लोग 91 पे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में कुछ निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों इस निर्देश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित दो प्रश्न इसमें दिए गए हैं। कथन 1 और कथन 2 टाइप का प्रश्न है। इस बार तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 वाले में कथन 1 और कथन 2 पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन आया कि आप एग्जाम दिए होंगे या एग्जाम नहीं दिए हैं, तो मैं इस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस लाऊंगा कि आखिर इस बार अगर नेक्स्ट 2024 में रणनीति क्या होनी चाहिए। इस पर भी बात करेंगे कि 2024 की रणनीति क्या होनी चाहिए, कि 2022 पूर्व जो 2013 से लेकर के पैटर्न बदलने के बाद 2022 तक किस टाइप का क्वेश्चन आया था, और 2023 के प्रीलिम्स में किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, आखिर क्यों इस तरीके से किया, प्रश्न की प्रकृति में या प्रश्न के ऑप्शन की प्रकृति में चेंज किया गया। 24 में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। इसमें क्या है, दोनों सही होना चाहिए। एक सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, एक सही है, एक दो गलत है, एक फर्स्ट असत्य है, दूसरा सत्य है। इस पर हम लोग बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइंस से क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर लगने वाला बल क्रिया है, जबकि चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर लगने वाला बल प्रतिक्रिया है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक क्रिया एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम लोग जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या बात की गई है कि प्रत्येक क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, इसीलिए इसका दोनों क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ए होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि 92 क्या दिया है कि यह एक सामान्य अवलोकन है कि यदि हम गिलास हिमजल पर एक मेज पर कमरे के तापमान पर रख दे तो हिमजल उष्ण हो जाएगा। दूसरा कहता है कि उष्मा एक ऊर्जा है जो एक प्रणाली है और उसके वातावरण के बीच प्रवाहित होती है, क्योंकि उनके बीच तापमान का अंतर होता है। तो इसमें भी क्या है, ये भी सही है और ये भी सही है मेरा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है एक दूसरे को, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन है, साइंस का, जो फिजिक्स में या केमिस्ट्री से कहता है। एसएनटी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक दाब और ताप और दाब और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है। कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है, ये हो जाता नाइट्रोजन, ये सोडियम क्लोराइड है, पानी है, लोहा नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लोहा। नेक्स्ट है कि पानी में उच्चतम विलीयता वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है, उच्चतम विलीयता वाली गैस। अब याद रखिए कि पानी में कौन सा जनरलाइज्ड उच्च विलीयता होती है, तो अमोनिया। अमोनिया जो है, आप जानते हैं कि अमोनिया यूरिन में, जो मनुष्य का यूरिन है, यूरेनियम में भी होता है, तो अमोनिया इजीली रूप से क्या हो जाता है, उच्च विलीयता वाली गैस है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आता है साइंस का क्वेश्चन है कि ब्रिंजक चूर्ण को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, ये क्लोरीन होता है, और इसी कारण से क्या होता है, कोई भी चीज जो कीटनाशक होता है मर जाता है। इसका आंसर क्या होगा, क्लोरीन होगा। चिकनगुनिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया, चिकनगुनिया का कारणात्मक कारण क्या है। तो चिकनगुनिया किससे होता है, आप जानते हैं कि मच्छर के द्वारा फैलता है, मच्छर होता है, एडिज इजिप्ट मच्छर के द्वारा, ये विषाणु के कारण इसका कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन पे। 97 नंबर क्वेश्चन है कि बायोडिमेडिएशन। तो बायोडिमेडिएशन एक तकनीक है, एक तकनीक का बड़े, क्योंकि इससे जितने भी बायो से आता है क्वेश्चन, यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, सॉरी, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है।
यूपीएससी प्री में आप देखेंगे कि मैक्सिमम जगह बायो जहाँ भी लगा हो वर्ड में, जो जहाँ टर्मिनोलॉजी की बात होती है, टर्मिनोलॉजी में वहाँ पर ये फेवरेट है। तो ये 97 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 97 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये भारी धातु जो प्रदूषण होता है इससे संबंधित है, इसके नियंत्रण के लिए हम लोग किया जा रहा है ये बायोडिमेडिएशन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का कहता है 98 नंबर क्वेश्चन में, 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुछ ऐतिहासिक स्मारकों की सुंदरता और कुछ सक्रिय जीवों की वृद्धि के कारण बहुत प्रभावित होती है। ठीक है, आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा। सॉरी, ताजमहल के बारे में सुना होगा कि उसका जो है जो कलर है, नेचुरल कलर 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 था, वो क्षय हो रहा है। कहता है क्या कि सक्रिय जीवों की वृद्धि के कारण बहुत प्रभावित हो रही है। कौन से इसमें है? तो इसका लाइकेन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 99 नंबर क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, इसमें किसमें एक जंतु के साथ एक पादप की भी विशेषता है, मतलब जंतु और पादप दोनों है। तो आप इसमें जानते हैं कि इसमें जो है क्या होता है, इसका युगलीना होता है। क्या होता है इसका? युगलीना होता है। का युगलीना होता है आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है कि 100 में कि भंडारित खाद्यान्नों की कीचों से बचाकर रखने हेतु किसान प्रायः उसके साथ क्या मिला देते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, नीम के पत्ते उसमें हम लोग मिला देते हैं। ठीक है। और ये एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। ठीक है। तो इसीलिए नीम के पत्ते हम लोग मिला देते हैं उसमें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 101। 101 नंबर का क्वेश्चन कहता है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हम लोग देखते हैं कि सीडी रोम क्या है। तो जानते हैं रोम क्या होता है? रैंडम एक्सेप्ट रैंडम रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी होता है। तो रीड मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी का भाग भाग होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वेब, ये तो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। वेब किसके लिए प्रयुक्त होता है? हम लोग जानते हैं कि वेब जो होता है क्या होता है। नेक्स्ट हम बता देते हैं क्या होता है। इसमें देखिए इसका है ये जो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्लूटूथ तकनीक प्रबंधन। तो हम लोग जानते हैं ब्लूटूथ यूज क्या करते हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसमें हम लोग वायरलेस के माध्यम से यूज करते हैं। तो छोटी दूरियों पर रखे हुए विभिन्न यंत्र उपकरणों के बीच बेतार संपर्क है, मतलब वायरलेस। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? कौन सा कंप्यूटर मूल कार्य नहीं करता है? तो अब देख लीजिए, डेटा को स्वीकार करना प्रोसेस का बिल्कुल सही है, डेटा स्टोर करना बिल्कुल सही है, इनपुट स्वीकार करना बिल्कुल सही है, टेक्स्ट स्कैन करना ये नहीं कार्य होता है इसका। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब हम लोग चलते हैं 105 नंबर पे। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 105 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा इसमें हार्डवेयर है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर से बहुत इजीली क्वेश्चन आता है। तो हार्डवेयर क्या है? अब देखिए, पावर पॉइंट क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्या है? आप देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। और प्रिंटर ड्राइवर क्या है? सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल यूनिट क्या है? सीपीयू जिसको कहते हैं, सीपीयू, ये क्या होता है? हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। इसीलिए मेरा 105 है। अब दोस्तों 106 से मैथमेटिक्स, 106 से लेकर 120 तक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और इसका जो भी हो, यहाँ तक साथ बने रहने और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो
बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही अगले सेशन में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उससे अपना कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि हम आप सभी के लिए तैयारी में सहायक बन सके। जय हिंद।